प्रिय विद्यार्थियों, मैं गुरमीत सिंह, सह आचार्य हिंदी विभाग, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। आज के मेरे ई व्याख्यान का विषय बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक भक्ति काव्य में संकलित प्रथम इकाई से संबंधित कवि चंदर बरदाई से संबंधित है। आज हम कवि चंदर बरदाई के जीवन परिचय, उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व एवं उनके द्वारा जो साहित्य रचा गया है उस पर सामान्य रूप से प्रकाश डालेंगे। सबसे प्रथम चंदर बरदाई वीर गाथा काल के कवियों में महाकवि चंदर बरदाई का श्रेष्ठ स्थान है। वीर गाथा काल अर्थात आदिकाल। हिंदी साहित्य के इतिहास में 4 काल हैं: आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल एवं आधुनिक काल। आपके पाठ्यक्रम में 2 काल हैं, आदिकाल एवं भक्ति काल। और आदिकाल को अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया था, इसका नामकरण किया था। आदिकाल नाम दिया था आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। सिद्ध सामंत युग नाम दिया था राहुल सांकृत्यायन ने। बीज वपन काल नाम दिया था आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। चारण काल नाम दिया था रामकुमार वर्मा ने। इस प्रकार हिंदी साहित्य का जो प्रथम काल है आदिकाल, उसको वीर गाथा काल के नाम से भी संबोधित किया जाता है। तो वीर गाथा काल के कवियों में महाकवि चंद बरदाई का श्रेष्ठ स्थान है। वे महाराजा पृथ्वीराज चौहान के राजकवि और मित्र थे। उन्होंने महाराजा पृथ्वीराज के जीवन की प्रमुख घटनाओं के आधार पर पृथ्वीराज रासो नामक काल की रचना की है। यह महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो, जिसकी रचना चंदर बरदाई कवि ने की है। यह हिंदी का प्रथम महाकाव्य है और इसमें महाराज पृथ्वीराज की वीरता का विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। हिंदी के महाकाव्यों में सबसे बड़ा ग्रंथ है। इसकी रचना लगभग 2500 पृष्ठों में हुई है और यह 69 अध्यायों में विभाजित है। एक तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि पृथ्वीराज रासो नामक महाकाव्य किसके द्वारा रचित है, तो आप लिखेंगे कि महाकवि चंदर बरदाई द्वारा रचित है। और पृथ्वीराज रासो नामक महाकाव्य में कुल कितने अध्याय हैं, तो आपका उत्तर होगा कि पृथ्वीराज रासो नामक महाकाव्य में कुल 69 अध्याय हैं। किंतु पृथ्वीराज रासो की कोई भी शुद्ध प्रति प्राप्त नहीं होती। ऐसा विश्वास किया जाता है कि अपने मूल रूप में यह ग्रंथ वर्तमान प्रतियों की तुलना में पर्याप्त संक्षिप्त रहा होगा।
जिस समय इसकी रचना की गई थी उस समय तक मुद्रण कला का आविष्कार नहीं हुआ था, अर्थात छापे खाने का आविष्कार नहीं हुआ था। उस समय श्रेष्ठ काव्य ग्रंथों की हस्तलिखित प्रतियां तैयार की जाती थीं। इन्हें राजसभा में सुरक्षित रखा जाता था। कवियों के वंश में भी इनकी धरोहर के रूप में रक्षा की जाती थी। खेद है कि भारतवर्ष पर मुसलमानों के आक्रमण के कारण वीरगाथा काल के काव्य ग्रंथ अपने मूल रूप में प्राप्त नहीं होते। पृथ्वीराज रासो की भी यही स्थिति है। इस काव्य में बाद के कवियों द्वारा अनेक प्रसंगों का समावेश किया गया, अतः इसका वर्तमान रूप प्रामाणिक नहीं है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि पृथ्वीराज रासो प्रामाणिक रचना है या अप्रामाणिक, तो अभी तक इसकी स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, इसलिए इसका वर्तमान रूप प्रामाणिक नहीं माना जाता। यद्यपि यह ठीक है कि पृथ्वीराज रासो प्रामाणिक ग्रंथ नहीं है, तथापि यह अपने युग की साहित्य धारा का पूर्ण रूप से प्रतिनिधित्व करता है। बाद में मिलाए गए काव्य प्रसंगों के कारण इसके भाव तत्व और कला तत्व की शुद्धता को पर्याप्त हानि पहुंची है, फिर भी यह एक सराहनीय ग्रंथ है। इसमें वीर रस को प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ है। यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो पृथ्वीराज रासो महाकाव्य चंद्रवरदाई द्वारा रचित है उसमें किस रस की प्रधानता है, तो आप लिखेंगे कि इसमें वीर रस की प्रधानता है। अतः इस कृति में वातावरण को प्रायः ओजपूर्ण रूप में उपस्थित किया गया है। ओज, प्रसाद और माधुर्य काव्य के 3 गुण होते हैं, तो इसमें ओज भाषा का प्रयोग किया गया है। राजस्थान के चारण कवि वीरगाथा काल के युद्धों में सेना के साथ स्वयं जाया करते थे और अपनी कविताओं से सैनिकों का उत्साह बढ़ाया करते थे। नित्य प्रति के युद्ध को देखने और उसमें भाग लेने के कारण उन्हें वीर रस के लिए आवश्यक तत्वों का अनुभव हुआ करता था। कविवर चंद्रवरदाई के साथ भी यह बात इतनी ही सत्य है। उन्होंने वीर रस का व्यापक चित्रण किया है और उसके सहायक रसों के रूप में रौद्र रस, भयानक रस तथा विभत्स रस भी उनकी कृति में यथास्थान प्राप्त होते हैं। जहाँ युद्ध का वर्णन होता है वहाँ पर कवि ने रौद्र रस, भयानक रस तथा विभत्स रस की उपस्थिति अपने महाकाव्य में कराई है। उदाहरण के लिए युद्ध के अवसर पर महाराज पृथ्वीराज की क्रियाओं का अग्रलिखित चित्रण देखिए। एक पद है, उठी राज पृथ्वीराज बाग मनो लग वीर नट, कढ़त तेग मन बेग लगत मनो बीज झट घट, थकी रहे सूर कौतिक गगन, रगन मगन भय शोन धर, हृदय हर्षि वीर जग्गे हुलसी, हुरेऊ रंग नव रत्बर। अर्थात जब पृथ्वीराज चौहान ने युद्ध क्षेत्र में अपनी मयान में से तलवार निकाली, उस समय कवि ने उस समय का चित्रण किया है कि किस प्रकार मानो बिजली कौंध गई हो। इस कौतुक को देखकर बड़े बड़े शूरवीर भी थक गए और धरा रक्त से लथपथ हो गई। वीर सैनिकों के हृदय में उल्लास उत्पन्न हुआ, मानो उनका रंग
नए नए रंग में परिवर्तित हो रहा था। वीर रस के पश्चात पृथ्वीराज रासों में श्रृंगार रस को मुख्य स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें श्रृंगार रस के संयोग और वियोग दोनों पक्ष प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार नीति से संबंधित उक्तियों की रचना कर कवि ने इसमें शांत रस का भी पर्याप्त समावेश किया है। इस प्रकार की उक्तियां पृथ्वीराज रासों में स्थान स्थान पर बिखरी पड़ी हैं। महाकाव्य होने के कारण इस कृति में प्रकृति चित्रण और चरित्र चित्रण की ओर भी पर्याप्त ध्यान दिया गया है। प्रकृति का किस प्रकार का वातावरण और चरित्र चित्रण, जो इसकी नायिका है पद्मावती, जो इस महाकाव्य के नायक हैं पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज चौहान, उनके चरित्र की क्या विशेषताएं हैं, उसका भी विविध प्रकार से अंकन अपने महाकाव्य में चंद्रबरदाई ने किया है, किंतु उसे आलम्बन रूप में बहुत कम स्थानों पर उपस्थित किया गया है। चरित्र चित्रण की दृष्टि से कवि का ध्यान मुख्य रूप से महाराज पृथ्वीराज चौहान के चरित्र पर केंद्रित रहा है और उन्होंने उनके संपर्क में आने वाले अन्य चरित्रों को भी यथास्थान स्पष्ट रूप में उपस्थित किया है। पृथ्वीराज रासो की रचना डिंगल अथवा राजस्थानी भाषा में हुई है, किंतु इसमें संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, ब्रज भाषा, अरबी, फारसी आदि विभिन्न भाषाओं के शब्दों का प्रचुर प्रयोग मिलता है। यद्यपि यह रचना डिंगल भाषा या राजस्थानी भाषा में मानी जाती है, लेकिन फिर भी इसमें संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, ब्रज भाषा, अरबी, फारसी आदि विभिन्न भाषाओं का प्रयोग हुआ है। इस कारण इसकी भाषा सर्वत्र एक जैसी न रहकर स्थान स्थान पर बदल गई है। वास्तव में भाषा की इस विविधता का मुख्य कारण यह है कि इस काव्य में बाद में कवियों ने अपनी इच्छा के अनुसार कुछ प्रसंगों का समावेश कर दिया है। कविवर चंद्रबरदाई ने अपनी भाषा को रसानुकूल रखने का पूर्ण ध्यान रखा है। इस कारण उनके काव्य में जहाँ वीर रस के प्रसंगों में ओजपूर्ण भाषा को स्थान मिला है, वहीं श्रृंगार रस के प्रसंगों में माधुर्य गुण से युक्त भाषा का प्रयोग हुआ है। शैली की दृष्टि से उनके काव्य में विविध शैलियों का समावेश हुआ है। अन्य कला तत्वों में उन्होंने अलंकारों का स्वाभाविक रूप में प्रयोग किया है। छंदों की दृष्टि से उन्होंने मुख्य रूप से दोहा, कवित्त, छप्पय तथा भुजंगी नामक छंदों का प्रयोग किया है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि उनके काव्य में भाव तत्व तथा कला तत्व का साधारणतः अच्छा प्रयोग हुआ है। विद्यार्थियों, काव्य में दो पक्ष होते हैं, एक भाव पक्ष होता है और दूसरा कला पक्ष होता है। तो इस प्रकार प्रस्तुत जो महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो, उसमें दोनों तत्वों की ही प्रधानता देखी जा सकती है। फिर भी उनके काव्य में काव्य के प्रामाणिक रूप में प्राप्त न होने के कारण उसकी रूप से आलोचना नहीं की जा सकती। कहने का तात्पर्य यह है कि आज के हमने इस व्याख्यान में कविवर चंद्रबरदाई के व्यक्तित्व, उनके द्वारा रचा गया जो महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो,
उसकी मुख्य कौन कौन सी विशेषताएं हैं, उसकी भाषा कौन सी है, वह कितने अध्यायों में विभक्त है, कला पक्ष और भाव पक्ष की क्या स्थिति है, कौन सा रस इसमें मुख्य रूप से प्रधान रहा है और अन्य रसों की क्या स्थिति है, किस भाषा का मुख्य रूप से इसमें प्रयोग किया गया है कवि के द्वारा, यह जानने का आज हमने प्रयास किया है। आज के व्याख्यान में हमने इसकी भूमिका, पृथ्वीराज रासो महाकाव्य की भूमिका को भी, उस पर भी हमने दृष्टिपात किया है। आपके पाठ्यक्रम में इसके कुछ पद आपके पाठ्यक्रम में हैं, जिसका हम अगले व्याख्यानों में उल्लेख करेंगे, अर्थात उन पदों की व्याख्या करेंगे। इसलिए आज का व्याख्यान यहीं समाप्त होता है। अगला व्याख्यान अगले वीडियो में प्रसारित किया जाएगा।